आज का हमारा टॉपिक क्या है? एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, है ना। एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, आप बोल दोगे यहाँ पे लॉसेस लिखा है। एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस भी बोल सकते हो और लाइटिस भी बोलते हो, मगर मोस्ट कॉमन हम लाइटिस बोलते हैं, लॉसेस नहीं बोलते। क्यों बोलते हैं, क्या है, सारी बातें भी हम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको एक एक करके हम पूरा कंप्लीट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि नाम में क्या बोल रहा है। अच्छा, इसके दो तीन नाम और हैं। ये किसी भी नाम से आ सकता है और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब चाहे एग्जाम पर्पज से हो। और सबसे बड़े इस टॉपिक की खासियत ये है कि इसको फाइंडिंग करने में, जब पेशेंट के अंदर अगर आपने ये डिसीज फाइंड कर ली तो मतलब बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत कॉमन डिसीज भी है, लेकिन ऐसा होता है ना कि ये इसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो इतने इतने ज्यादा कॉमन होते हैं कि हम उसको पकड़ नहीं पाते। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसको। और ये एग्जाम पर्पज से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एक बड़े मार्क्स में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। किस किस नाम से इसको बोलते हैं? एक बोलते हैं मारी मैरी स्ट्रेम्पेल डिसीज। क्या नाम हो गया? मैरी स्ट्रेम्पेल डिसीज। एक नाम ये हो गया, इस नाम से आ सकती है। एक नाम से और आ सकती है, किससे आ सकती है? बेस्ट्रू डिसीज। BECH, बैच, TEREW, एपेस्ट्रॉफी एस। बेस्टेरिस डिसीज के नाम से भी ये आ सकती है। ठीक है, तो इन तीनों में किसी के नाम से भी आ सकती है, या एंक्लोलाइटिस स्पॉन्डिलोलाइसिस या स्पॉन्डिलोलाइटिस। लॉसिस की जगह यहाँ क्या लगा दो? आइटिस लगा दो। अब क्या मतलब है, बिल्कुल समझने की करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी नाम तो साइंटिस्ट के ऊपर है, उन्हें छोड़ो। जो मेन नाम है, कॉमन नेम है, दैट इज एंक्लोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि वही समझ आएगा। बाकी सब साइंटिस्ट के ऊपर है, उन्हें कैसे समझोगे। तो एंक्लोलाइजिंग का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ एंक्लोलाइजिंग का मतलब होता है स्टिफनेस ऑफ अ जॉइंट। एंक्लोलाइजिंग का मतलब होता है जॉइंट स्टिफनेस। यानी हमें इतना समझ आ गया कि इस डिसीज में जॉइंट का स्टिफनेस होगा नाम में। क्यों होगा, क्या है, आगे समझेंगे। किसकी वजह से होगा, अगले वर्ड में लिखा हुआ है, डेट इज स्पॉन्डिलोलाइसिस या आइटिस। देखो, पहले लॉसेस समझाता हूं, फिर समझ आएगा कि आइटिस में क्यों बोल रहा हूं कि आप आइटिस के नाम से ही आता है, लॉसेस कॉमन नहीं होता। क्यों मैं बोल रहा हूं आइटिस? स्पॉन्डिलोलाइसिस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्डिलो का मतलब होता है क्या? स्पाइन। ठीक है, और लॉसेस का मतलब होता है वियर एंड टीयर। यानी जो आपकी स्पाइन है, जो आपके वर्टिब्रास है, उनमें वियर एंड टीयर होगा, यानी वो टूटेंगे। वो क्या होंगे? टूटेंगे। और हम जानते हैं कि बॉडी में चाहे अंदर इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, आप कभी गिरो, चोट लगे या अंदर इंटरनल कुछ भी हो, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले क्या होता है? इन्फ्लामेशन। क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन एक हीलिंग प्रोसेस है। और जो आपको अगर वो ज्यादा बढ़ जाती है तो भी आपको प्रॉब्लम करती है, मगर वो एक हीलिंग प्रोसेस भी। और ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है? आपको अफेक्ट करती है। हम कितनी सारी इंफ्लामेटरी डिसीजेस पीछे बहुत सारी पढ़ के आ चुके हैं। तो क्या होगा? वियर एंड टीयर होने की वजह से जब वो ठीक है होंगी तो चीजें वहां पर होगा इन्फ्लामेशन, दैट इज आइटिस। तो एंड ऑफ द हमारा डिस्कशन क्या निकला, मतलब कि लॉसेस तो होगा, उसकी वजह से फाइनली हमें प्रॉब्लम कब होनी है? सर, प्रॉब्लम हमें होनी है इन्फ्लामेशन में, यानी दैट इज आइटिस। तो स्पॉन्डिलोलाइटिस होगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो गया, उसकी वजह से जॉइंट स्टिफ क्यों होगा, आगे समझेंगे। लेकिन एक कॉमन रीजन तो सर हम दिमाग लगा सकते हैं कि अच्छा हाँ, हम पढ़ के आ चुके हैं, बहुत बार हमने देखा भी कि अगर हमें कहीं भी किसी जॉइंट में, बोल रहा हूँ मोस्ट कॉमन, चलो बाहर एक्सटर्नल जॉइंट देख लो, कभी भी आपके एल्बो पे, नी पे अगर एक थोड़ा भी गिर गए, वो हल्की सी भी चोट लग गई हो, उस जगह पे आप मूवमेंट नहीं कर पाते, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्यों मूवमेंट नहीं कर पाते? मूवमेंट करने में तकलीफ आती है, मसल्स स्पाज्म में चली जाती हैं, जॉइंट स्पाज्म में चला जाता है, पेन होता है, मूवमेंट नहीं कर पाते। क्यों? दो कारण हो गए उसके, दो रीजन है। क्या रीजन है? पहला रीजन तो होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के 5 पॉइंट हम जानते हैं। रेडनेस, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, टेम्परेचर वहां का हाई हो जाता है, पेन हो जाता है और इरिटेशन होती है। ये गोल्डन इन्फ्लामेशन के 5 होते हैं। ये सब तो वहां दिखेगा ही दिखेगा। तो इसकी वजह से आप पेशेंट को पेन हो रहा है तो वो क्या कर पाएगा? मूवमेंट नहीं कर पाएगा। स्वेलिंग हो गई है, मूवमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सेकेंडरी सर क्या रीजन हो गया? और वो क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हम एक चीज जानते हैं, हमारे बॉडी में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है, हम इसकी बहुत बार बात कर चुके हैं बहुत सारे टॉपिक्स में। क्या? कि बॉडी में अगर आपको कहीं पीआई कुछ भी हो जाए,
बॉडी का एक ही रूल है कि जिस जगह पर उसको प्रॉब्लम हो रही है उसके आसपास के जितने भी मूवेबल स्ट्रक्चर्स हैं, फिर वो जॉइंट्स हो, मसल्स हो, लिगामेंट हो, टेंडन हो, कुछ भी हो, सबकी सबको आप स्पाज्म में पहुंचाइए। स्पाज्म का मतलब क्या है कि मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि बॉडी को मतलब नहीं है कि आप उससे मूवमेंट नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह से आपकी चीजें और खराब होगी, उसे कोई मतलब नहीं। उसका सीधा सा एक ही फंडा है कि सर हमें अपने आप को बचाना है। वो जानता है बॉडी के अगर ये बंदा नहीं मानेगा ये मूवमेंट करेगा, और अगर ये मूवमेंट करेगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेंगी। इसलिए कुछ जो इन्फ्लामेटरी डिसीज होती है, जब पेन होता है तो वो पेशेंट को क्या बोलते हैं, हमने बताया क्या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हो या कुछ भी हो, जब पेशेंट पेन की रेंज में है नो मूवमेंट, मूवमेंट मत कराइए। क्यों नहीं कराइए? क्योंकि अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, आपने मूवमेंट कराया तो पेन बढ़ेगा। पेन जैसे ही बढ़ेगा बॉडी और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जाएगी स्पाज्म को और बढ़ा देगी। आप ठीक करने चढ़े थे, आप और खराब कर देंगे। तो सही कब करेंगे? जब पेन कम हो जाएगा, जब हल्का सा पेन कम हो जाए फिर मूवमेंट कराइए। फिर मूवमेंट सर क्यों कराना जरूरी है? अगर अभी अभी तो सर लोग पेन कम हो रहा है मूवमेंट करा तो पेन फिर बढ़ जाएगा। अगर उस पर्टिकुलर स्टेज पे अगर आप मूवमेंट नहीं कराएंगे तो जो स्पाज्म बना दिया था बॉडी ने, वो बॉडी उस स्पाज्म को नहीं तोड़ती। वो स्पाज्म अब कैसा हो जाएगा? क्रोनिक। तो फिर बॉडी अब उस स्पाज्म की वजह से मूवमेंट नहीं कर पाएगी। पहले पेन की वजह से मूवमेंट नहीं कर पा रही थी क्योंकि बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म थी। अब पेन तो कम हो गया, टाइम पीरियड हो गया, पेन कम हो गया, मगर जो स्पाज्म बॉडी ने बना दिया था वो बॉडी उसे खुद हील नहीं करती। उसे हील करना पड़ेगा आपको। आपको उस स्पाज्म को तोड़ना पड़ेगा मूवमेंट करा के। वो भी क्या? स्लो मूवमेंट से, एकदम एक्सट्रीम नहीं, धीरे धीरे से, एकदम स्लो मूवमेंट से स्टार्ट करना है, फिर विग्रेस की तरफ, फिर स्लो से स्टार्ट करना है, फिर विग्रेस खतरनाक की तरफ फिर बढ़ना है ना। तो पहले धीरे धीरे से मूवमेंट करने। क्यों मूवमेंट ये सारी क्यों जरूरी है मूवमेंट? क्योंकि इस स्पाज्म को तोड़ेंगे। जब वो स्पाज्म टूटेगा तो सर हम पेशेंट मूवमेंट कर पाएगा और इन्फ्लामेशन कम होगा। यानी कितनी कितनी अलग अलग ट्विस्ट वाली बात है। और अगर ये अगर एक प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट अगर इस बात को थोड़ा सा, इस बहुत बेसिक चीज इसको समझ लेना, तो आप ये समझिए 50% चीजों को तो वो पेशेंट को इरिटेट करना 50% वो वहीं खत्म कर देगा। हमारी मेन प्रॉब्लम आज की डेट में ये कि हम पेशेंट को इरिटेट कर देते हैं और 50% पेशेंट इसी वजह से आना बंद कर देते हैं। और 50% रीजन पेशेंट को इरिटेट करने का सिर्फ यही फंडा होता है, पेन वाला, कि हम ये नहीं समझ पाते कि कब मूवमेंट कराना है और कब नहीं कराना। गोल्डन रूल याद रखिए, पेन अगर हाई है नो मूवमेंट। क्यों सर, क्यों मूवमेंट नहीं कराने? क्योंकि सर अभी बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में हम पेन की मूवमेंट कराएंगे, पेन और बढ़ेगा, बॉडी और स्पाज्म जनरेट करेगी, और स्पाज्म करेगी, पेशेंट को और तकलीफ होगी, वो आपके पास आना बंद कर देगा। तो उस टाइम पे सर हमारा रोल क्या होगा? हमारा रोल है कि इलेक्ट्रोथेरेपी देके या पेन किलर्स देके कुछ भी करे, कुछ भी करे, हमारा सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस है उसका पेन कम करना विदाउट फिजिकली मतलब एक्सरसाइज वगैरह नहीं। इलेक्ट्रोथेरेपी दीजिए, अल्ट्रासाउंड दीजिए, टेंस दीजिए, जो आपको पेन किलर्स दीजिए, है ना, जेल्स लगाइए, एनसिड जेल लगाइए, ट्रॉफिक, जो आपको समझ आ रहा है वो करिए। ठीक है भैया, सर पेन रिड्यूस्ड हो गया, पेन थोड़ा सा रिड्यूस, हमें लग रहा है कि हाँ पेशेंट, आप पेशेंट आप खुद फील करोगे कि जब आप पेशेंट को मूवमेंट करा रहे हो पेशेंट को तकलीफ, बिल्कुल माइल्ड तकलीफ हो रही है, पेशेंट मूवमेंट कर पा रहा है, यानी पेशेंट अब उस कंडीशन में आ गया है कि पेशेंट को अब तकलीफ नहीं होगी, बॉडी की जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो डाउन हो गई है। तो सर अगर अब हमें क्या करना है, क्या अभी भी हम मूवमेंट नहीं कराएं, छोड़ दें उस पेशेंट को, मूवमेंट नहीं कराएं? अगर आप मूवमेंट नहीं कराएंगे तो तकलीफ क्या हो जाएगी? क्योंकि जो पेन की वजह से जो स्पाज्म डेवलप करा था बॉडी ने, वो स्पाज्म बॉडी तोड़ तो नहीं पाती क्योंकि उसने डेवलप तो कर दिया मगर रिलैक्स नहीं कर पाती। तो फिर अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो वो स्पाज्म बढ़ता चला जाएगा और वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर पेशेंट कभी मूवमेंट नहीं कर पाएगा। फिर मालूम क्या तकलीफ हो जाएगी? वो स्पाज्म फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब वो उस फाइब्रोसिस में मूवमेंट करेगा अब उसे उसकी वजह से पेन होगा, यानी क्रोनिक स्टेज हो गई। जब पेशेंट अगर आपने अर्ली स्टेज में ठीक नहीं करा तो फिर उसे उस वजह से पेन होगा। तो सर हम ये दोनों खराब सिचुएशन हो गई कि अगर बहुत जल्दी कर दिया तो पेन, बहुत लेट हो गए तो पेन। तो सर आइडियली सिचुएशन क्या बनती है? आइडियली सिचुएशन है सेंटर्ड, क्या कि जहां पेन मिड रेंज में आ गया है, पेशेंट मूवमेंट कर सकता है, उस रेंज में अब आपको धीरे धीरे करके उस स्पाज्म को तोड़ना है। पहले हीट थेरेपी दो जिससे फाइबर्स लूज हो जाएं,
फिर उसके बाद आप धीरे से, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, रिलैक्सिंग टेक्निक्स होती हैं ना, उन सबको देकर उस स्पाज्म को वहां पर तोड़िए। उससे क्या होगा सर, और बिल्कुल धीरे धीरे मूवमेंट कराना स्टार्ट कर दीजिए उसके, जिससे क्या होगा, वो स्पाज्म डेवलप, आगे फर्दर स्पाज्म डेवलप नहीं होंगे, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो लूज हो जाएंगे, और इसकी वजह से जो वहां इन्फ्लामेशन की प्रॉपर्टीज है वहां पर फ्लैश फ्रेश ब्लड आ जाएगा, फ्रेश सर्कुलेशन हो जाएगा, तो जहां पर सेल डेब्रेस है, जो इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट है, वो सब चले जाएंगे, पेशेंट का पेन कम हो जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगा, और पेशेंट कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। आइडियली सिचुएशन यही बनती है। अब मैंने आपको ये इसमें नहीं है, ये मैंने आपको जनरल समझाया, जितना भी समझाया, मगर ये सारा का सारा ट्रीटमेंट एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस में बनेगा। इसलिए मैंने अभी के अभी ही आपको पूरा ट्रीटमेंट यहाँ समझाते, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये ट्रीटमेंट है, ये मैंने अभी आपको समझा दिया इस तरीके से करना। और इस कंडीशन में नहीं, ये दुनिया की हर उस कंडीशन में करिए जहां पेन पेशेंट को है। ये बिल्कुल बेसिक है। जैसे जब इंग्लिश के अल्फाबेट सीखते हो ना, तो पहले एबीसीडी सीखते हैं, तो ये एबीसीडी अगर ये पकड़ ली तो आगे के सारे ट्रीटमेंट आप सही करोगे। अगर आपने ये नहीं पकड़ पाई तो फिर आप कुछ भी कर लीजिएगा, पेशेंट एजिटेट है, पेन बढ़ा रहे हैं, फिर आप कुछ भी कर दीजिए, आपके सारे ट्रीटमेंट कंप्लीटली फेल। तो एंकोलाइटिक स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? इट इज अ क्रोनिक डिसीज। अब आप समझ रहे हैं क्रोनिक डिसीज और कैरेक्टर्स जो है प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी स्टिफनिंग ऑफ द जॉइंट। क्या मैंने बोला? पहली बात तो क्रोनिक यानी आप समझ आ रहे हैं सर, ये बहुत खतरनाक होने वाली है। प्रोग्रेसिव यानी माइल्ड से स्टार्ट होती है और ये बहुत सीवियर की तरफ जाती है। यानी मैं आपको कह सकता हूं कि ये एक पॉइंट से स्टार्ट होगी, वो पॉइंट मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा। एक पॉइंट से स्टार्ट होकर ये पूरी बॉडी को इन्वॉल्वमेंट में ले लेगी, लेती जाएगी पूरी बॉडी को इन्वॉल्वमेंट में, ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि प्रोग्रेसिव डिसीज का ट्रीटमेंट नहीं होता। जितनी भी प्रोग्रेसिव डिसीज पढ़ाई उन सबका मैंने की बताया कि उन सबका ट्रीटमेंट नहीं होता। सर फिर क्या होता है? बोले हम सिर्फ उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको खत्म नहीं कर सकते। एंकियोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस को हम खत्म नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसे कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरीके से? कुछ मेडिसिन से, ड्रग से, और सबसे मेजर पार्ट होता है इसमें फिजियोथेरेपी, क्योंकि ड्रग सिर्फ इन्फ्लामेशन को कम करेंगे, मगर आप मूवमेंट कैसे बरकरार रखेंगे, आप उस पेशेंट को पेन कैसे कम करेंगे, कैसे चलाएंगे, इसका करेंगे, वो सब रोल एक फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। तो अगेन एंकियोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस इज अ मेजर डिसीज जो एक फिजियोथेरेपिस्ट के हिस्से में आती है, और उसको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वरना ये बढ़ जाती है तो फिर एक ही ट्रीटमेंट होता है ऑपरेटिव, और वो सब मैं आपको धीरे धीरे करके भी एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। तो इज क्रोनिक डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी, यानी प्रोग्रेसिव और इन्फ्लामेटरी मैंने बता दी, क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस इसे हम बोल रहे हैं। इन्फ्लामेशन क्यों होगा वो मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है ना। तो इन्फ्लामेटरी है, और स्टिफनिंग ऑफ, देखो ये इसकी डेफिनेशन है, एंकोलाइजिंग एंड स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट। तो स्टिफनिंग इन्फ्ला प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव की वजह से, और इसमें क्या इन्फ्लामेशन हो रहा है? सर इन्फ्लामेशन होने की वजह से जॉइंट स्टिफ हो रहे हैं। अब आप सारे समझदार हो, क्यों इन्फ्लामेशन की वजह से जॉइंट स्टिफनेस होंगे, हम बात कर चुके हैं क्यों होंगे। क्योंकि इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट वहां पर एक्यूमुलेट होंगे, उस वजह से क्या होगा सर, उस वजह से वहां की जो बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म सारी मसल को स्पाज्म में ले जाएगी, सारी बॉडी को, तो समझ नहीं आएगा, बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करते ही चली जाएगी, और सारी मसल जॉइंट सब कुछ आके स्टिफ होते चले जाएंगे, और जो स्टिफ हुए थे वो प्रोटेक्टिव में स्टार्टिंग में, और आगे चल के वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होकर मूवमेंट आपका रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। जो बेसिक इसका ट्रीटमेंट था वही इसकी समरी हो गई। तो स्टिफनिंग ऑफ द जॉइंट, स्पेशली दी, कौन सा जॉइंट स्पेशली, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज सैक्रोइलियक जॉइंट इन एक्सियल स्केलेटन। व्हाट इज एक्सियल स्केलेटन? एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? तो हमारा स्केलेटन है, हमारे स्केलेटन में एक्सियल पार्ट कैसा होता है कि सर एक्सियल पार्ट मतलब ऊपर से नीचे की तरफ है, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है। कौन सा? वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में नहीं। जैसे ये जो ये फैलती है तो कैसे फैलती है? ये आपका सैक्रोइलियक से स्टार्ट होगी, अगर आप ऊपर गई तो क्या, लंबर स्पाइन में जाएगी, फिर थोरेसिक में, फिर सर्वाइकल में, और नीचे गई तो हिप में और नी में, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रेवल करती है एक्सियल में, ऊपर से नीचे। अगर मेन पॉइंट क्या है सर इसका? सैक्रोइलियक। सैक्रोइलियक इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है। तो मैंने कहा था ना कि ये प्रोग्रेसिव है, यानी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, वो एक पॉइंट होता है इसका सैक्रोइलियक जॉइंट। अब वहां से ये ऊपर भी ट्रेवल करती है, ऊपर कर गई तो सर लंबर में कर जाएगी, फिर थोरेसिक स्पाइन में कर जाएगी, है ना, थोरेसिक में, फिर सर्वाइकल में, और नीचे गई तो सर आपके हिप जॉइंट, नी को और एंकल को, इनको इन्वॉल्वमेंट में करना स्टार्ट कर देगी। सबसे पहले कौन सा इन्वॉल्वमेंट है? सैक्रोइलियर। तो अब आप समझ सकते हो कि इसके बाद जो मोस्ट इन्वॉल्वमेंट में आएगा, ऊपर की तरफ देखेंगे लंबर और नीचे की तरफ देखेंगे तो हिप जॉइंट।
फिर उसके बाद ऊपर जाओगे तो और थोड़े से नीचे गए तो नहीं, तो इस तरीके से आपको इन्वॉल्वमेंट नजर आएगा। ये तो इसका सब कुछ था बेसिक। अब ये होती क्यों है, रीजन नहीं पता। याद रखना, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रेसिव डिसीज के रीजन हमको जनरली नहीं पता होते हैं। ये ऐसा देखा गया है कि ये जेनेटिक डिसीज है जो जेनेटिकली ट्रांसफर करती है, मगर एग्जैक्ट कॉज तो हमको नहीं पता। मतलब एक सर क्या बात होगी सर, अभी आप बोल रहे हो एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, फिर बोल रहे हो जेनेटिकली है। मतलब ऐसा देखा गया कि एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, लेकिन मोस्टली पेशेंट्स में जेनेटिक फैक्टर देखा गया है। तो क्या सर अगर जेनेटिक करेंगे तो ये नहीं हो सकती है, बट फाउंड बिटवीन अ जेनेटिक मार्कर। ठीक है, इसके अंदर एक जेनेटिक मार्कर आपको जरूर मिलेगा। अब आपको ये समझ नहीं आता क्यों ये जेनेटिकली ट्रांसफर कर जाती है, हमको नहीं पता, मगर लेकिन जिस पेशेंट के अंदर एक्विलाइज स्पॉन्डिलोसिस है उसके अंदर एक जेनेटिक मार्कर जरूर मिलता है, जिसका क्या नाम होता है सर, जिसका नाम होता है HLA-B27। क्या मतलब होता है सर इसका, HLA-B27? B27 इज अ कोड, है ना। जैसे जैसे रूमेटोइड अर्थराइटिस के लिए अलग कोड होता है ना। जैसे बहुत सारी डिसीज, जैसे किसी का DR1 होता है, किसी का DR4 होता है, ऐसे ही अपने अपने कोड्स होते हैं अलग अलग जेनेटिक डिसीज के। तो एंकियोलाइज स्पॉन्डिलाइटिस का जो कोड है वो क्या है, B27। तो फिर HLA का मतलब क्या होता है, HLA का मतलब होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन। क्या मतलब सर इसका, इसका मतलब ये देखो, इसका टेस्ट कैसे करा, हमें पता कैसे चलेगा पेशेंट को एंकियोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारी ल्यूकोसाइट्स यानी WBC, ये हमारी WBC है। ठीक है, अब ल्यूकोसाइट्स हैं। अब ये ल्यूकोसाइट्स में होता क्या है कि हमको पता कैसे चलता है, ल्यूकोसाइट्स की जो अपर लेयर होती है, आउटर लेयर, ये जो आउटर लेयर होती है, इस पर हमें एक क्या मिलता है, एक जेनेटिक मार्कर मिलता है। क्या मिलता है, जेनेटिक मार्कर, जिसका कोड है, अगर उसका कोड B27 हुआ तो हम बोल देंगे सर ये अगर ये B27 हुआ तो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ऐसे ही अलग अलग कोड होते हैं, रूमेटोइड अर्थराइटिस के लिए अलग कोड होता है, बहुत सारी और भी डिसीज है जेनेटिक, उनके अलग अलग कोड होते हैं। ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कोड क्या होता है सर, B27। अब ये इसके ऊपर कैसे मिलता है सर, ये जेनेटिक मार्कर है, क्या होता है, पेरेंट से आपके बॉडी में आता है और प्रेजेंट होता है कहां पर, WBC के ऊपर। तो इसका टेस्ट क्या हो गया, हम HLA-B27 का टेस्ट कराते हैं इसमें। अगर ये जेनेटिक मार्कर HLA-B27 प्रेजेंट हो जाता है तो हम बोल देते हैं इस पेशेंट को एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो ये इसका बहुत बड़ा डायग्नोसेबल है। ठीक है, कि हम इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, तो बाई टेस्ट HLA-B27 से हम इसको टेस्ट करेंगे। तो क्या सीधा ही टेस्ट करा देंगे सर। अब इसके मैं आपको सिम्टम बताऊंगा। सबसे बेसिक कॉमन सिम्टम मालूम क्या होता है, देखो इन्फ्लामेशन है तो पेन, और HLA कहाँ वो, और कहाँ होगा सबसे पहले सर, कहाँ होगा, हमने क्या बोला, सैक्रोइलियक जॉइंट पे, दैट इज सैक्रोइलियक जॉइंट। सैक्रोइलियक जॉइंट कहाँ है, लोअर बैक में। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या हो गया, लो बैक, लो बैक एक। अब ये तो इतना कॉमन है यार, कुछ भी हो, कुछ भी। और ये मैं आपको बता दूं, एंकोलाइज स्पॉन्डिलाइटिस यंगर एज में ज्यादा होता है, यंगर एज में ज्यादा होता है, और मेल्स में 10 टाइम्स हाई होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, आप सर अगर आपके पास एक यंग लड़का आया, उसने बोला सर लोअर बैक, आप सबसे पहले क्या दिमाग में आएगा, अरे सर वो आप बोला आप क्या काम करते हो, सर आप अच्छे हैवी सिटिंग कर लेते हो, इस वजह से हो गया होगा, या कुछ हो गया होगा सर, कहीं गिर गए होगे, बाइक चला ली, आपके मन में 1010 रीजन आएंगे। एंकोलाइज स्पॉन्डिलाइटिस पहले नंबर पे आती है, क्योंकि इतना जनरल सिम्टम है, इतना, और पेशेंट भी नहीं पकड़ता। क्यों नहीं पकड़ता, जैसे लोअर बैक रीजन है, कुछ ना हो गया, अगर सर गलत बैठ गए होंगे, गलत सो गए होंगे, वो भी दिमाग लगा के पेन किलर खाएगा, ये करेगा वो करेगा। चीजों को जब एक्सट्रीम क्रॉनिक हो जाती है तब वो समझ पाता है, फिर वो भागता है, करे ये तो ट्रेवल करके, अब तो ये मेरे हिप जॉइंट को भी इसने इन्वॉल्वमेंट में ले लिया, लंबर भी हो गया, तब पेशेंट भागेगा। क्योंकि लोअर बैक एक बहुत कॉमन है। हमें हम खुद फिजियोथेरेपिस्ट, अगर हम डॉक्टर हैं, अगर हम भी MBBS हो चाहे फिजियोथेरेपिस्ट, हम कोई भी हो, अगर हमको भी पेन हो जाएगा तो हम भी दिमाग नहीं लगाएंगे लो बैक का, हम भी एक टैबलेट खा के बैठ जाएंगे। और यही इसकी सबसे बड़ी कमी है कि इसके जो जनरल सिम्टम्स इसको पकड़ने नहीं देते, और जब ये फैल जाता है, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव हो जाता है, फिर इसको ठीक करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप ठीक तो तब भी नहीं कर पाएंगे जब एक्यूट स्टेज में। क्यों, क्योंकि सर ये जेनेटिक है। आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे, आप उस पेशेंट को कंट्रोल कर लेंगे, आप उसके प्रॉपर तरीके से बता देंगे सर दिन में ये एक्सरसाइज करते रहा करो, क्योंकि तब पेन एक्यूट था।
है ना। जब क्रोनिक हो जाएगा तो आपका सबसे पहले ध्यान ये रहेगा कि पहले सर पेन कम करेंगे, फिर हमें लंबर भी ठीक करना है, फिर सैक्रोइलियक भी करना पड़ेगा, इतना सब कुछ करके ना फिर हमें कितना टाइम, और बहुत ज्यादा क्रोनिक हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर हमें सर्जरी करनी, सर्जरी क्यों करनी पड़ जाएगी वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या होती है सर, ये कैसे होता है, क्या क्या हमें देखने को मिलता है इसमें, मैंने बोला सैक्रोइलियक जॉइंट इन्वॉल्वमेंट में आता है, ठीक है। तो सैक्रोइलियक जॉइंट आर यूजुअली फर्स्ट गेट इन्वॉल्व, अब ऊपर दिमाग लगाओ, मैंने कही अगर आपको बढ़ गया तो कहां चला जाएगा, फ्रॉम दी लंबर रीजन, और नीचे गया तो हिप नी एंड, ठीक है, अगर नीचे गया तो हिप नी, और लंबर के और ऊपर चला गया तो मैन्युवर एक्सटर्नल जॉइंट्स, यानी एक्सियल स्केलेटन। देखो एक्सियल स्केलेटन में जितनी चीजें आ रही हैं, सर्वाइकल भी, C1 से, तो सब इन्वॉल्वमेंट में आ जाती है, ठीक है, धीरे धीरे करके, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है, और ऑल्सो इन्वॉल्व फ्रीक्वेंटली। अब होता क्या है, क्या होता है इसमें, ये आपका सैक्रोइलियक जॉइंट है सपोज, ठीक है, बीच में भरा होता है साइनोवियल फ्लूइड, अब किसी भी जॉइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, फिर इधर होता है कार्टिलेज। अब इसमें क्या होता है कि जेनेटिक मार्कर होने की वजह से इसमें एबनॉर्मली एबनॉर्मली इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आप पूछोगे सर रीजन क्या है, जेनेटिक मार्कर है, रीजन नहीं पता, बस हो जाता है इन्फ्लामेशन। कहाँ होना स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टिंग कहाँ होता है सर, सैक्रोइलियक जॉइंट में, तो सैक्रोइस्कियल जॉइंट में जो साइनोवियल फ्लूइड है उसमें साइनोवाइटिस होना स्टार्ट हो जाता है, साइनोवाइटिस यानी इन्फ्लामेशन इन दी साइनोवियल फ्लूइड, फिर वो साइनोवियल फ्लूइड से इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है कार्टिलेज में, कार्टिलेज के बाद क्या होती है सर, बोन, तो फिर वो बोन को इन्वॉल्वमेंट में लेता है, तो धीरे धीरे करके पूरा सैक्रोइलियक जॉइंट इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट में आता है। अगर ये ऊपर ट्रेवल कर गया तो लंबर को ले लेगा, और नीचे गया तो हिप को ले लेता है। तो इनिशियली साइनोवाइटिस होता है, यानी पहले साइनोवियल फ्लूइड का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब इसमें एक बहुत प्यारी चीज आपको मैं बता रहा हूं, इस जरिए अंदर से बाहर होता है सर, इसका मतलब क्या, कि पहले साइनोवियल फ्लूइड लिया, फिर कार्टिलेज, फिर बोन, यानी ये अंदर से बाहर, यानी जॉइंट के ये अंदर से स्टार्ट होता है और बाहर की तरफ जाता है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, बाकी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटोइड अर्थराइटिस में ये एक मेजर, वैसे हजारों डिफरेंस है लेकिन एक मेजर डिफरेंस होता है, एक अंदर से बाहर स्टार्ट होता है, बाहर से अंदर होता है। कौन किस में होता है खुद पढ़ने की कोशिश करना, अभी नहीं बताऊंगा, जब बाद में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या है, ये अंदर से, जैसे ये अंदर, बाहर से अंदर मतलब क्या, कि पहले बोन इन्वॉल्वमेंट में आएंगी, फिर कार्टिलेज आएगा, फिर साइनोवियल फ्लूइड आएगा, ठीक है, ये बाहर से अंदर हो गया। और एक अंदर से बाहर क्या होता है कि सर उल्टा, पहले साइनोवियल फ्लूइड, फिर कार्टिलेज, फिर बोन। इसमें कौन सा होता है सर, अंदर से बाहर वाला, यानी पहले इसमें साइनोवियल फ्लूइड इन्वॉल्वमेंट में आता है, फिर उसके बाद कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन होगी, कार्टिलेज टूटेंगे क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, फिर बोनी इरोजन, फिर बोन भी टूटना, क्योंकि मैंने इसको स्पॉन्डिलोसिस बोले थे, बियर एंड टियर, तो बोन भी इसमें टूटने लग जाती है, बोन्स भी आपकी कैसे हो जाती है, टूटने लग जाती है। तो इनिशियली साइनोवाइटिस अगर फॉलो लेटर बाय कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन एंड बोनी इरोजन, तो पहले साइनोवियल फ्लूइड में आया, उसके बाद वो इन्फ्लामेशन ट्रेवल करा आपका कहां पर, कार्टिलेज में, उसने कार्टिलेज को इन्वॉल्वमेंट में लिया, उसका वियर एंड टियर कराना स्टार्ट कर दिया। अब सीधी सी बात है, जेनेटिक मार्कर का काम क्या है, वियर एंड टियर कराओ, चीजों को तोड़ो। अब जितनी चीजें टूटेंगी उतना ही इन्फ्लामेशन होगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, और जितनी चीजें टूटती जाएंगी उतना इन्फ्लामेशन बढ़ता चला जाएगा। और इस डिसीज का काम है चीजों को ज्यादा से ज्यादा तोड़ना, जितनी ज्यादा टूटेंगी उतना ज्यादा इन्फ्लामेशन बढ़ेगा। तो पहले इसने साइनोवियल को खराब करा, वहां इन्फ्लामेशन हुआ, कार्टिलेज खराब हुआ, वहां इन्फ्लामेशन हुआ, बोन टूटना स्टार्ट होगी, वहां इन्फ्लामेशन, यानी इसमें बोन, अब आप बोल सकते हो कि सर इसमें तो आगे चल के तो फिर पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, बोन सारी कमजोर हो जाएंगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हो, होगा ऑस्टियोपोरोसिस होगा, बोन कमजोर पड़ेंगी आगे चल के, क्यों, क्योंकि बोन्स में क्या नहीं हो रहे हैं सर, फिर तो सर इसके एक्सरे में हमें ऑस्टियोफाइट्स नजर आने चाहिए, बिल्कुल नजर आएंगे सर, आगे चल के इसके सिम्टम्स तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें बिल्कुल उसी की तरह नजर आने वाली हैं। ऑसिफिकेशंस दिखेगा, ऑसिफिकेशन क्या मतलब होता है, क्योंकि जो बोन्स यहाँ पर टूट रही हैं वो एक जगह पर क्या एक्यूमुलेट हो जाएंगी, कहां पर होती हैं, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के स्पाइन में। किस तरीके से, ये सब आपको स्ट्रक्चर में बहुत बार बता चुका हूं, इस तरीके से कि ये आपकी सपोज ये एक वर्टिब्रा है, ये एक वर्टिब्रा है, सबसे पहले तो देखो सैक्रम पे हुआ था, सैक्रोइलियक जॉइंट पे, ठीक है, उसके बाद अगर ये ऊपर लंबर में ट्रांसफर करेगा, ये लंबर रीजन आ गया। अब लंबर रीजन मालूम क्या करता है, अब ये लंबर रीजन तुमको पता है बहुत सारी लिगामेंट है, कैसे, आगे की तरफ कौन सी लिगामेंट होती है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, पीछे की तरफ पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, उसके जस्ट पीछे होती है लिगामेंटम फ्लेवम, फिर उसके जस्ट पीछे होती है कौन सी, सुप्रा स्पाइनेटस लिगामेंट, ठीक है, वो छोड़ो।
तो इसमें जो लिगामेंट इन्वॉल्वमेंट में आती है वो लिगामेंट इन्वॉल्वमेंट में आती है दैट इज ALL, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट। अब आप दिमाग लगाओ कि इस एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट में क्या हो जाता है, बोनी इरोजन, जो बोन से टूटी थी, ये जो वर्टिब्रा, क्योंकि सारी बोन टूटेंगी, जिस भी जॉइंट के इन्वॉल्वमेंट में आ जाएगा वो सारी बोन टूटने लग जाएंगी, उनका बोनी इरोजन होने लग जाएगा। अब ये जब ये क्या होंगी, वो इनका वियर एंड टियर होगा, ये टूट कर कहा इस एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसका ऑसिफिकेशन होने लग जाएगा, यानी ये बैंड कैसा हो जाएगा, इसको इलास्टिक होना पड़ेगा। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट का काम क्या है, जब ये स्ट्रेच होता है तब भी तो आप बैक का एक्सटेंशन कर पाते हो, जब ये खिंचता है कैसे सर, जस्ट अ सेकेंड, मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम मेरी, जस्ट अ सेकेंड, मैंने आपको क्या बताया था, ये दो वर्टिब्रा है, ठीक है, ये दो वर्टिब्रा है, इसके जस्ट आगे कौन सा लिगामेंट होता है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट। मैं इधर खड़ा हूं ना, मेरे अगर मेरी स्पाइन रन कर रही है मेरी वर्टिब्रा, तो मेरे आगे इधर की तरफ एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट, पीछे की तरफ पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट है। अब क्या होगा, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट का काम क्या है, जब मैं पीछे की तरफ बैक एक्सटेंड करूंगा तो ये स्ट्रेच होगा, ये स्ट्रेच होगा, ये स्ट्रेच होगा, तभी तो मैं पीछे कर पाऊंगा। अब ये वाला अगर टाइट हो गया तो सर क्या होगा, अगर ये टाइट हो गया तो मैं एक्सटेंशन तो नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये खिंचेगा ही नहीं, ये स्ट्रेच नहीं होगा तो मैं पीछे जा ही नहीं पाऊंगा। तो फिर क्या होगा सर, ये टाइट होता चला जाएगा, तो फिर मैं कैसे हो जाऊंगा सर, ऐसे आगे की तरफ झुकने लग जाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये खिसका जाएगा, मुझे आगे की तरफ कैसे बेंड करता जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ सर, अगर ऐसा हुआ तो आगे चल के पेशेंट को काइफोसिस होने लग जाएगा। काइफोसिस क्या होता है, आगे की तरफ बेंड होना हो जाता है, बिल्कुल, इसमें आगे चल के पेशेंट को काइफोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब आपसे कोई भी पूछ सकता है सर कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सर काइफोसिस क्यों होने लग गया, इसमें तो काइफोसिस का रिलेशन तो कोई वियर एंड टियर से था ही नहीं, फिर काइफोसिस क्यों होने लग गया सर, तो काइफोसिस इसलिए होने लग गया सर क्योंकि जब ये लंबर स्पाइन में जाता है तो ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट को इन्वॉल्वमेंट में ले लेता है, उसका ऑसिफिकेशन कराना स्टार्ट कर देता है। और सर एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट का क्या कर देगा सर, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट को ड्यू टू ऑसिफिकेशन ये उसकी स्ट्रेचिंग नहीं होने देगा, तो आप पेशेंट एक्सटेंशन तो कर नहीं पाएगा, मगर जैसे ऑसिफिकेशन और ज्यादा बढ़ता जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पेशेंट को फ्लेक्शन आगे की तरफ झुकाएगा, और आगे की तरफ झुकेगा तो पेशेंट को काइफोसिस डेवलप हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, और आपका क्या होगा, बैम्बू स्पाइन करेगा सर, बैम्बू स्पाइन कैसे करेगा, ये आपको याद है, इस तरीके से आपका, इस तरीके से आपका क्या, जस्ट ये आप, ये वाला पॉइंट मैं आपको एक सेकंड आगे बताऊँ कि अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ी और चीजें क्लियर करूँ फिर बताता हूँ, देखो एक second। ठीक है, तो अभी इतना समझो, ये वाला पॉइंट है ना जो स्पाइन वाला, बैम्बू स्पाइन वाला, मैं अभी आगे समझाऊंगा, इन्वॉल्वमेंट इसी से होगा, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट की वजह से ही। और बाकी आप दिमाग थोड़ा बहुत लगा भी सकते हो, जैसे मैं आपकी कोशिश करूंगा, जैसे आप समझो, कुछ दिमाग लगाना कि अगर ये वाली आपकी क्या हो गई, ठीक है, अब आपका क्या होता है कि इस तरीके से आपका रहता है, अगर ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट क्या होगा, जब ये टाइट होता है तो जो इस तरीके से कर्व होता है ना, ये कर्व अपना साइज क्या है, अब जैसे मैं इधर ये आगे की तरफ लगी, अभी अगर ये खींचेगी, जैसे सपोज करो इधर ये लिगामेंट जुड़ा हुआ है, और ये लिगामेंट अगर मैं इसको खींचूं और इसको इसको, तो ये कर्व सर अब कैसा होगा, जो इस तरीके से बना होगा, ये कर्व अब स्ट्रेट होने लग जाएगा, तो इस तरीके से, तो अब ये जो कर्व ऐसा था वो स्ट्रेट होने लग जाता है। तो आपको जो आपकी ये जो लंबल लॉर्डोसिस है ना, ये लंबल लॉर्डोसिस ही तो है, ये लंबल लॉर्डोसिस, ये लॉस होने लग जाती है। ये जो क्यों, क्योंकि एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट जब खिंचता है तो वो जब टाइट होता है ना, टाइट, जब एंगुलर लिगामेंट टाइट होता है तो वो उस लंबल लॉर्डोसिस का लॉस कराने लग जाता है। प्लस पेशेंट की जो अब स्पाइन है वो कैसी होने लग जाती है, बैम्बू स्पाइन। बैम्बू स्पाइन, बैम्बू कैसा होता है, बैम्बू होता है सीधा, होता है ना स्ट्रेट, इस तरीके से आपकी पेशेंट की स्पाइन सीधी होने लग जाती है, इस तरीके से ये जो आपका नंबर वाला रीजन है ये सीधा होने लग जाता है, और इसी आगे चल के इस वजह से क्या है, काइफोसिस आगे उसकी डेवलप हो जाती है। ये सब क्या है, सेकेंडरी है,
जब बहुत ज्यादा क्रोनिक की तरफ डेवलप होने लग जाता है, अब ऐसी हजारों चीजें आएंगी, आप खुद देखोगे कि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो डेवलप नहीं होगी। पूरा बॉडी का पोस्चर गड़बड़ हो जाता है, काइटोसिस हो गई पूरे बॉडी के। और ऐसा नहीं है, बॉडी ऑर्गन सब इन्वॉल्वमेंट में आएगा। ये आगे करके आपको बताता हूँ क्या क्या इन्वॉल्वमेंट में आने देगा। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या, ये यंग एडल्ट में ज्यादा होता है, मेल्स में ज्यादा है, ठीक है। पहले क्या मैंने बोला, ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ पेन एंड स्टिफनेस ऑफ लोअर बैक। सिंपल क्या देखेगा कि सर स्टार्टिंग में लोअर बैक में पेन होगा और स्टिफनेस ऑफ लोअर बैक। अब स्टिफनेस मुझे बार बार नहीं बताऊंगा सर स्टिफनेस क्यों हो रहा है, क्योंकि पेन की वजह से बॉडी प्रोटेक्टेड है तो स्टिफनेस बढ़ जाएगी। और ये स्टिफनेस क्या होगी, इंप्रूव विद मूवमेंट। अब ये आप सर बोलोगे सर ये तो थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने बोला, ये मैंने बोला ये स्टार्टिंग फेज में जब पेशेंट को ग्रेजुअली ऑनसेट थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, थोड़ी थोड़ी स्टिफनेस है, उस टाइम पर अगर आपने उसको मूवमेंट कराते रहे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। और पेन अगर इतना बढ़ गया कि अब उस पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, टच करने पर भी मतलब इतनी हालत खराब हो गई और फिर करा फिर तकलीफ पड़ जाएगी, तो फिर उस टाइम पे पहले पेन कम करना पड़ेगा। यहाँ ग्रेजुअली ऑनसेट है ना, ऑनसेट सारे ऑल टाइम पेन नहीं है उसको, है ना, थोड़ा थोड़ा करके पेन उसको रह रहा है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना, उस टाइम पे आप पेशेंट को मूवमेंट कराते रहिए। क्यों सर उस टाइम पे इसलिए मूवमेंट कराते रहिए कि नहीं तो वरना और स्टिफनेस, क्योंकि मैंने बोला ना स्पाज्म और स्टिफनेस होता है। क्यों सर होती है, क्योंकि इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स खट्टे होने लग जाएंगे। इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट वो सब क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो जब पेशेंट क्या होता है, और इसमें बहुत बड़ी तकलीफ यही होती है कि अगर हमने इसको स्टार्टिंग फेज में पकड़ लिया तो हम इसको जल्दी ठीक करा देते हैं प्रॉपर एक्सरसाइज करा के। अगर ये लेटर हो गया तो ये और खराब होने लग जाता है पेन की, क्योंकि आप उस टाइम पे सर इतनी तकलीफ है कि आप उसको एक्सरसाइज भी नहीं करा सकते, हालत खराब है। दूसरी चीज, जितना वो मूवमेंट नहीं करेगा उतनी ही प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है। क्यों बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि ड्यू टू कंटिन्यूअस इन्फ्लामेशन, मैंने बताया था ना बॉडी क्यों इन्फ्लामेशन में मूवमेंट नहीं कर पाती, क्योंकि बॉडी इन्फ्लामेशन में मीडिएटर रिलीज करती है, इसका नाम होता है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। वो बॉडी को मूवमेंट नहीं करने देता, और वही इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स और पेन क्रिएट करता है। क्यों, क्योंकि जिससे आप मूवमेंट नहीं करें, तो वही इस वजह से ऐसे लोगों को इनका सबसे बड़ा साइन सिम्टम क्या है, सबसे बड़ा साइन सिम्टम, ऐसे लोगों को रात में पेन होता है। उन्हें रात में खतरनाक पेन होता है, और जैसे ही सुबह उठते हैं ना तो अचानक बहुत पेन होता है। अब आपसे कोई पूछेगा सर कि क्यों एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में रात में पेन होता है और क्यों उठते हैं सुबह तो वो पेन होता है, क्यों, क्योंकि वो कंप्लीटली उस टाइम पर रेस्ट में चले जाते हैं। और सीधी सी बात है सर, ये स्टार्टिंग फेज में दिखेगा बहुत ज्यादा आपको। पेशेंट क्या कंप्लीट करेगा, अब कंप्लेंट सुनना पेशेंट, मैं आऊंगा, मैं आपके पास बोलूंगा, मैं बोलूंगा सर कि मेरे लोअर बैक में नीचे की तरफ बहुत पेन होता है, मैं कुछ भी आगे पीछे कुछ सामान उठा नहीं पा रहा हूँ, मूवमेंट कर नहीं पा रहा हूँ। और फिर आप क्या पूछोगे, अच्छा दिन में ज्यादा होता है कि रात में, तो बोलेगा सर रात में सोते टाइम बहुत होता है। और अच्छा फिर आप पूछोगे सुबह ज्यादा होता है कि शाम को, तो बोलेगा नहीं नहीं सर सुबह ज्यादा, शाम को क्यों पूछूंगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि दिन भर के काम की वजह से उसे हो रहा है। तो बोलेगा नहीं नहीं सर दिन भर की काम सुबह शाम को इतना ज्यादा नहीं होता सर, सुबह सुबह जैसे ही उठता हूँ तो उठा नहीं जाता, बहुत दर्द होता है। तो अब आप क्या दिमाग लगाओगे कि अच्छा ये साइन एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के शो कर रहे हैं। फिर आप क्या करोगे, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि उसको रात में पेन क्यों जाता है, क्यों हो रहा है उसको ऐसा, क्यों सुबह उठ के हो रहा है, तो आप बोलोगे सर क्योंकि ड्यू टू एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये एक इन्फ्लामेटरी डिसीज है, और ये इन्फ्लामेटरी डिसीज होने की वजह से कंटिन्यूअस इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है, और स्टार्टिंग और इन्फ्लामेशन की वजह से बॉडी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स छोड़ते जा रही है, और वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जॉइंट्स में जाके एक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं और वो पेन को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो सर हम फिर क्या करेंगे वहां पर, सर हमारा काम ये रहेगा कि अगर हम उसको एक्सरसाइज कराते रहेंगे, हम सर उसको एक्सरसाइज कराते रहेंगे, जस्ट एक सेकंड, क्या कराएंगे सर, अगर हम उसको स्टार्टिंग फेज में उसको बिना एक्सरसाइज कराते रहेंगे तो सर वो इन्फ्लामेटरी मीडिएट जो वहां पर एक्यूमुलेट हो रहा है वो जैसे ही होंगे हम उनको क्या ट्रेवल करा देंगे, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा वो मीडिएटर्स वहां से निकलते चले जाएंगे और पेन नहीं होगा। तो हमारा काम अब कंटिन्यूअसली यही है कि जिस जॉइंट्स पर वहां पर एक्यूमुलेट होते जा रहा है उन सबको वहां से निकालते जाएंगे, ठीक है। तो अब ये एक्सरसाइज, और वहां पर अगर ये हो गया कि उसने अब क्या होगा, स्टार्टिंग में पेशेंट को तकलीफ होती है, थोड़ा बहुत पेन होता है, वो क्या करता है मूवमेंट अपना बंद कर देता है, अरे वो बोलता है नहीं नहीं आराम करो,
तकलीफ बढ़ रही है, वो धीरे धीरे करके कोई डॉक्टर पे नहीं जाता, टाइम पीरियड बढ़ता चला जाता है। अब मीडिएटर्स इतने ज्यादा एक्यूमुलेट हो चुके होते हैं कि पेन इतना हैवी हो रहा होता है कि अगर आप उस पेन में आप मूवमेंट कराओगे तो पेशेंट को और ज्यादा तकलीफ, इरिटेट होगा, वो आपके पास आना ही बंद कर देगा। तो फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं। फिर उस केस में आपके पास सर ये रहेगा कि पहले मैं इसका थोड़ा सा पेन कम करता हूँ इलेक्ट्रोथेरेपी और इन सबसे, एक दिन लेके, 2 दिन लेके, जैसे 1-2 दिन में हल्का सा पेन कम हो गया, अब हम फटाफट इसको मूवमेंट थोड़ा स्लो मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे मूवमेंट कराकर वहां पर फ्रेश ब्लड आएगा, सब कुछ आएगा, तो वो मीडिएटर्स हटेंगे, तो पेशेंट का क्या होगा, रिलीफ मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें तो रही क्या एक्यूट में मैंने बता दिया। फिर मैंने आपको मॉडरेट में बता दिया। अब सीवियर में क्या होगा, जब हम फिजियोथेरेपी का रोल ही खत्म, फिर वहां ऑपरेशन होगा। सीवियर में सर ये होगा कि अब जो वहां पर क्या हुआ था, ड्यू टू मीडिएटर्स इतना ज्यादा पेशेंट ने कंप्लीटली मूवमेंट करना कर दिया था बंद, इतना पेन है, आप पेशेंट मूवमेंट कर ही नहीं पा रहा। और मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि क्या होता था, बोन का डिस्ट्रक्शन हो रहा था। तो वो क्या होती है, जब ये बोन के डिस्ट्रक्शन, जो ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं, वो जॉइंट्स के बीच में आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो वो जॉइंट्स का कंप्लीटली मूवमेंट बंद करा देते हैं। और ड्यू टू स्टिफनेस जॉइंट्स कैसे फ्यूज होने लग जाते हैं, स्टिफनेस की वजह से क्या होता है, जॉइंट फ्यूज होने लग जाते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें सर्जरी करके जो फ्यूज जॉइंट है उनको हटाना पड़ता है, उनको रिलीज करना पड़ता है। और जो फाइब्रोसिस, जो जैसे जिनमें फाइब्रोटिक होने लग गई, फिर उनको रिलीज करना पड़ता है। जो टेंडन फाइब्रोसिस में चले गए, फिर उनको रिलीज करना पड़ता है। अगर काइफोसिस बहुत ज्यादा हो गई तो उसको ठीक करना पड़ता है। जॉइंट्स में बहुत ज्यादा, जैसे हिप जॉइंट में बहुत पेन हो रहा है, तकलीफ, फिर उनको हमें चेंज भी करना पड़ जाता है। इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है कि हमें सैक्रोइलियक जॉइंट का ही क्या करना पड़ता है, कंप्लीट क्या, टोमी पूरी उसको काट के नया लगाना पड़ जाता है। जैसे हिप जॉइंट में करते हैं टोटल टोटल हिप रिप्लेसमेंट, ऐसे ही सैक्रोइलियक रिप्लेसमेंट होता है। अगर बहुत ज्यादा होगी तो फिर हमें उसका पूरा रिप्लेसमेंट करना पड़ जाता है। अगर ये बहुत, जब का बहुत क्रोनिक स्टेज हो गई, जब साहब आप वहां पर कितना पेन, सब कुछ खराब हो चुका है कि हम जितना मूवमेंट कराएंगे उतना ही बोन्स और टूटने लग जाएंगे, इतना सीवियर कंडीशन हो गई, तो फिर वहां पर क्या होगा, आप ऑपरेटिव पे रहेंगे। तो इन लेटर स्टेजेस काइपोटिक डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन एंड डिफॉर्मिटी ऑफ हिप्स में भी प्रोमिनेंट फीचर, तो क्या देखेगा,